हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो क्या है खनिज और शक्ति संसाधन। आप ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसे पढ़ते हुए बिल्कुल याद रखिए कि ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के जो क्वेश्चन है उनके लिए भी बेसिक जानकारी आपको एनसीईआरटी से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहले हमें कुछ उदाहरणों से यानी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि संसाधन कैसे हैं, खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में। तो हम इसे पढ़ते हुए चलेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपकी बेसिक समझ है जो अच्छे से विकसित हो पाए। तो यहाँ देखिए, किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने ऐसा पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने जो है उत्तर दिया। खनिज क्या है? किरी ऐसा पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार जो है इस पृथ्वी पर कई चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले खनिज के बारे में बताया कि खनिज क्या होते हैं। दोबारा से समझिए इसे। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप देख नहीं सकते, उसी प्रकार जो है इस पृथ्वी पर कई चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं और वही क्या कहलाते हैं? खनिज। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। कौन सा है खनिज? जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है और जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, वही खनिज कहलाता है। खनिज जो है सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, ये तो हमें पता ही है। कहीं हमें खनिज बहुत ज्यादा मिलते हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां बिल्कुल भी कोई खनिज नहीं पाया जाता। तो ये सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी क्षेत्र विशेष में या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। यानी कई खनिज तो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां मानव की पहुंच बहुत मुश्किल है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ही क्षेत्र क्या हैं? आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका ऐसे ही क्षेत्र हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं और वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। तो खनिज को आप कैसे पहचानोगे? उसके भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे उसका रंग, उसका घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण तथा विलेय के आधार पर हम खनिजों को पहचानते हैं। यहाँ देखिए, क्या आपको पता है ये कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट है, वो भी क्या है? खनिज है। यानी जो हमारा नमक है खाने में और हमारी पेंसिल में जो उसका खत होता है वही क्या है? ग्रेफाइट है। और ये क्या है? ये दोनों ही खनिज हैं, ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से दो खनिजों में वर्गीकृत करते हैं हम? संरचना के आधार पर। इसे भी याद रखिएगा आप, ये संरचना के आधार पर बांटा है, धात्विक और अधात्विक। यहाँ देखिए, खनिज को बांट दिया हमने धात्विक, अधात्विक, और धात्विक में भी हमने आगे दो भाग बांटे हैं, लोह और अलोह। यानी वो धातुएं जिसमें लोहा मिला होता है और दूसरी वे धातुएं जिसमें अलोह नहीं, अलोह यानी लोहा नहीं मिला होता है। यहाँ देखिए आप, सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। यानी आपसे पूछा जाए कि शेल बताइए क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शेल क्या है? खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन ही क्या है? सेल है। और सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? शेल जिनसे खनिजों का जो है खनन किया जाता है वो अयस्क कहलाते हैं। यद्यपि
2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। अब हम देखते हैं धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ हैं जो उष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं। यानी धात्विक जो खनिज हैं उसमें धातु कच्चे रूप में होती है, ठीक है। और धातु क्या है, कठोर पदार्थ है जो उष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं, जिसमें धुती या चमक की विशेषता होती है। आप जानते हैं धातु चमकदार होती है, हमें दूर से पता चल जाएगा कि वहाँ कोई धातु है, क्योंकि उसकी अपनी चमक है। यानी धातु में क्या होती है, अपनी चमक होती है जो उसकी एक विशेषता है। लोहा अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहा और अलोह हो सकती है। लोहा खनिज है जैसे जिनमें लोहा मौजूद हो, यानी लोहा अयस्क हो गया। मैग्नीज क्रोमाइट में लोहा होता है, और अलोह खनिज में लोहा नहीं होता किंतु अन्य धातु होती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया और सीसा हो गया। ये क्या है, ये अलोह है। और लोहा कौन सी है, जिसमें लोहा हो, जैसे क्या हो गया, लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। अब देखिए आप, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो आपको अधात्विक खनिजों के उदाहरण भी मालूम होना चाहिए, क्या क्या है, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है, अधात्विक खनिज ही हैं। कौन कौन से ईंधन खनिज हैं जो अधात्विक हैं, कोयला और पेट्रोलियम। अब खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। कैसे करते हैं, दोबारा देखिए, खनिजों को खनन द्वारा, प्रवेदन द्वारा या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। यहाँ आपको खनिजों का निष्कर्षण समझाया है, इसे देखते हैं कैसे करते हैं। खनन द्वारा, खनन करके कर सकते हैं, प्रवेदन करके प्राप्ति कर सकते हैं हम खनिज की, और आखनन करके। और जो खनन है उसके अंतर्गत हम एक तो विवृत खनन कर सकते हैं और दूसरा कुपकी खनन। कौन कौन से दो खनन बताए हमने आगे, फिर एक विवृत खनन और दूसरा कुपकी खनन है, जो उससे खनिजों का निष्कर्षण होता है। यहाँ आप चित्र में देखिए, अपतट तेल का प्रवेदन, देखिए ये दिखाया है, अपतट तेल का प्रवेदन इस तरह से यहाँ किया जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, खनन। जो पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैल हैं उनमें जो खनिज हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या है, खनन है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। यानी जो खनिज कम गहराई में है उनको कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय स्तर को हटा देंगे, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, विवृत खनन। और जो खनन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, और वह क्या कहलाता है, कुपकी खनन। हमने खनन के अंतर्गत दो तरह के खनन देखे, जो कम गहराई है वहां होता है विवृत खनन, और जो अधिक गहराई में खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए कूपक बनाते हैं और उसे कहते हैं कुपकी खनन। आगे देखिए आप, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैस हो गई वो बहुत ही ज्यादा नीचे होते हैं धरातल के, और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और इसे प्रवेदन कहते हैं। खनन समझा हमने पहले, अब देखिए प्रवेदन क्या है, जो बहुत ही गहराई में होते हैं धरातल की, उन्हें हम बाहर निकालने के लिए कूपों की खुदाई करते हैं, और वही क्या कहलाता है, प्रवेदन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उन्हें आखनन कहते हैं। आखनन, यहाँ देखिए खनन में आ जोड़ दिया गया है। वो कैसे होता है, जो सतह के निकट खनिज होते हैं उनको जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाल लिया जाए वो आखनन है। तो अब हम समझते हैं खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायंत्रित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में। हमने जो 7th क्लास की एनसीईआरटी थी वहाँ शैलों की 3 प्रकार को अच्छी तरह समझाया है, एग्जाम्पल दे दे के बताया है कि ये कैसे एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। तो यहाँ क्या बताया कि खनिज कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायंत्रित शैलों में और कुछ अवसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्रित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है वहां पाए जाते हैं। धात्विक खनिज यहाँ देखिए आप कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय और कायंत्रित शैल समूह में,
जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है वहां पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोहा एशक, ओंटेरिया कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, आग्नेय और कायंत्री शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी जगह कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसे दोबारा से याद कीजिए। उत्तरी स्वीडन में लोहा एशक पाया जाता है, ओंटारियो। यहाँ आपको याद रखना है कि ओंटारियो कहाँ है, ये कनाडा में है, जहाँ तांबा और निकेल के निक्षेप, और दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आदि खनिज है पाए जाते हैं। अब देखिए, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेकश प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो यहाँ कुछ अन्य देशों के खनिज के स्थान आपको दिए हैं, इसे भी आप याद करिए कि फ्रांस के काकेकश पर्वत में चूना पत्थर, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज, अल्जीरिया में फास्फेट पाए जाते हैं। अब यहाँ मैप दिया है जहाँ देखते हैं हम लोहा, तांबा और बॉक्साइट, ये यहाँ दर्शाए गए हैं। तो एक बार देखते हैं, यहाँ देखिए रूस में सबसे पहले लोहा देखिए आप, यहाँ इसके रूस में निक्षेप पाए जाते हैं, ये यहाँ हो गया। उसके बाद बताया है ये है हमारा जो दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में देखिए आप, ये दिखा दिया यहाँ लोहा के क्षेत्र, और यहाँ अफ्रीका में देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे भी अफ्रीका में। फिर आप तांबा देख सकते हैं जो हमने अभी अभी आपको दिखाया था, कई जगह है, यहाँ देख सकते हैं आप यूरोप में, रूस में और अफ्रीका में तांबा के निक्षेप यहाँ है। फिर आप उत्तरी अमेरिका के इन स्थानों में देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप कनाडा में, ठीक है। फिर बॉक्साइट देखिए आप उत्तरी अमेरिका में, यहाँ ये जो द्वीप है अमेरिका के, इधर भी बॉक्साइट मिलता है। उसके अलावा ये यूरोप के क्षेत्र हैं, यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, और जो यहाँ भारत है वहाँ भी लोहा और बॉक्साइट के निक्षेप आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आगे देखते हैं एशिया। अब हम समझते हैं एशिया में कहाँ क्या पाया जाता है। चीन और भारत के पास विशाल लोहा एशक निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। जो एशिया महाद्वीप है वो आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादों में से एक है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। चीन किसके उत्पादन में अग्रणी है? ये सीसा के, एंटीमनी के और टंगस्टन के। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ आप देखिए, स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, इसे याद रखिएगा कि जो स्विट्जरलैंड है वहाँ कोई खनिज निक्षेप नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम यूरोप में। यूरोप जो है विश्व में लोहा एशक का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहा एशक के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। यूरोप में कौन कौन से देश हैं जिसमें लोहा एशक पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? रूस में, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस में। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप जो हैं यूरोप और यूरोपीय जो रूस है उसमें पाए जाते हैं। फिर देखिए आप उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के जो उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश एक तो वहाँ, फिर है अल्पेशियन प्रदेश में, और पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ। आपको यहाँ मैप में साथ में दिखाई देते हैं हम उत्तर अमेरिका में। ये देखिए, सबसे पहले ये ग्रेट लेक्स है जो इसके यहाँ है कनाडियन शील्ड यहाँ है, फिर है अल्पेशियन प्रदेश है जो वहाँ, और फिर है पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इस तरफ जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ हैं इसके खनिज निक्षेप, ठीक है। और लोहा एशक, निकेल, सोना और यूरेनियम और तांबा का खनन जो है कनाडियन शील्ड प्रदेश में, और कोयले का जो है अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिम कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के निक्षेप हैं। कहाँ? पश्चिमी कालाडीरा में भी, कार्डिलेरा में। फिर देखिए दक्षिणी अमेरिका।
ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहा एशक का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? दक्षिणी अमेरिका में जो है ब्राजील है, वो उच्च कोटि के लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। चिली और पेरू किस चीज के हैं? ये तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राजील और बोलीविया विश्व के टीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल देखिए आप कहाँ कहाँ मिलता है। ये वेनेजुएला में, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। आप इनको साथ साथ में मैप पर भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये स्थायी रूप से याद हो जाएंगे। फिर देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बताइए, तो वो कौन सा महाद्वीप होगा? वो अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका जो अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। अफ्रीका में भी जो बड़ा भाग है वो कहाँ उत्पादित होता है? दक्षिणी अफ्रीका में, जिम्बाब्वे और जायरे में। तांबा, लोहा एशक, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और तेल देखिए आप, ये कहाँ मिलता है? नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोहा एशक, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के काला गुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है। तो यहाँ आपको दो बात याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दो स्थान हैं, यानी काला गुरली और कुलगार्डी, ये सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं यहाँ। अब देखिए अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान प्राप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोहा एशक, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। अब हम समझते हैं भारत में वितरण। सबसे पहले देखेंगे लोहा। भारत में उच्च कोटि के जो लोहा एशक निक्षेप है, यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। दोबारा देखिए कहाँ कहाँ जो लोहा के निक्षेप हैं वो हैं झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। इसके बाद देखिए बॉक्साइट। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है हमें? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। इसके बाद देखिए अभ्रक जो निक्षेप है वो मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। मुख्यतः आप याद रखिएगा, इसमें जो है बिहार है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है और राजस्थान है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत जो है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये भी अच्छा पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। फिर है तांबा। यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। फिर देखिए मैग्नीज जो है, भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखते हैं हम चूना पत्थर। भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य देखिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। फिर आप देखिए नमक। यह समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। ये देखिए राजस्थान की सांभर झील से नमक निष्कर्षण का चित्र बनाया हुआ है, और ऊपर चूना पत्थर का आंकलन आपको देखने को मिलेगा। अब समझते हैं हम खनिजों का जो है उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबे का उपयोग जो है कि सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे
उसके आवश्यक बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी, उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। तो यहाँ खनिजों का जो है उपयोग बताया है। अब देखिए खनिजों का संरक्षण। खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार प्रयोग हो जाने के बाद इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में जो निर्माण की दर है वह बहुत धीमी है, यानी तभी तो ये बहुत दुर्लभ संसाधन है हमारे लिए। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। यहाँ देखिए बताया है कि खनिजों का पुनः प्रयोग करना चाहिए, कम प्रयोग करना चाहिए और उनका पुनर्चक्रण करते रहना चाहिए, जिससे खनिजों का संरक्षण हो सकता है। अब समझते हैं शक्ति संसाधन। ये भी एक कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है। सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। गाइजर यानी गीजर की बात यहाँ की गई है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विश्वविद्यालय है जो वर्दी पर इस्त्री करती है, ठीक है। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करती है और जिसके लिए वह तेजी से रसोई में पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए उसकी माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों यानी गैजेट जो हैं, जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन की शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का जो जीवन है वह उपकरणों पर ही तो आधारित हो गया है, यानी शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम समझते हैं परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाई जा रही है। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं परंपरागत स्रोत? वे जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाई जा रही है, यहाँ आपको बताया है। अब देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को यहाँ विस्तृत रूप से समझाया गया है, जो है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। सबसे पहले इसका लाभ देखते हैं। खनिज तेल का आसानी से परिवहनीय है, यानी इसे हम टैंकर में ले जा सकते हैं। पेट्रोल रसायन उद्योग का यह आधार है। फिर प्राकृतिक गैस देखिए, उसके लाभ देखिए आप यहाँ। आसानी से परिवहनीय है, यानी पाइपलाइन के द्वारा हम इसे पहुंचा सकते हैं। तेल और कोयले से जो है यह अधिक स्वच्छ है और तेल से सस्ता भी है। अब इनकी हानि है। तेल अधिपवलापन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो जाता है और निर्मुक्त प्रदूषक के अमल अम्लवर्षा। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, ठीक है। फिर देखिए आप ईंधन के लाभ और हानि। ईंधन जो है सुप्राप्त है, यानी आसानी से प्राप्त हो जाता है और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर इसकी हानि देखिए, संग्रहण में अधिक उपयोग इसका जो है होता है और प्रदूषण फैलाने वाला भी। ईंधन से प्रदूषण होता है और जिससे क्या है हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और इसका अन्य जो हानि है वो है निर्वनीकरण, ठीक है। फिर आप कोयला देखिए, ये भी विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है, जो इसके लाभ हैं। और यहाँ हानि है प्रदूषण का स्रोत और परिवहन के लिए भारी है। फिर ऐसे ही आप यहाँ जल विद्युत को समझेंगे, उसके लाभ है जो ये प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देती है, यह सस्ता भी है। उसी तरफ यदि हम इसकी हानि देखें तो वो है स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है इससे। निम्न क्षेत्रों को जो है जल पलायन होता है, जल में डूब सकते हैं वो, और स्थापित करने में भी यह खर्चीला है। तो ऊर्जा के यदि परंपरागत स्रोत पर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन मिल सकता है तो आपको इन सब स्रोतों के बारे में पता ही नहीं बल्कि इनके लाभ और हानि का भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाओगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ ईंधन।
हमने ऊपर जो है ईंधन के लाभ और हानि तो देख लिया, अब कुछ अन्य जानकारी जो है वो देखिए। इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है और हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से भी अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ जो उपयोग की गई ऊर्जा है उसमें से 50% योगदान किसका है? ईंधन का ही है। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गई। और जो जीवाश्मी ईंधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। अब देखते हैं हम कोयला। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों के दबने से बना है। कोयला कैसे बना है? वह लाखों वर्षों तक पृथ्वी के जो परतें हैं उसमें दबा रहा है, तभी वह बना है। और कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। कोयले को क्या कहा जाता है? अंतर्हित धूप भी कहा जाता है। विश्व में जो अग्रणी कोयला उत्पादक देश हैं उनमें है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र देखिए आप, ये है रानीगंज पश्चिमी बंगाल में है, जो झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। इसे याद रखिएगा कि रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में स्थित कोयला के जो क्षेत्र हैं वो हैं। फिर देखिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले दरों से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, यानी पेट्रोलियम कैसा होता है? एक गाढ़ा काला दरो होता है। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से जो है किया जाता है। कैसे किया जाता है इसका वेधन? जो सैलों की परतें हैं उनके मध्य में और अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से ही किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में जो है भेज दिया जाता है। वहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो सीधे देखने को मिल सकता है कि इससे क्या क्या प्राप्त होता है। इससे डीजल बनता है, पेट्रोल भी मिलता है, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक जो है इसी से तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं? जो पेट्रोलियम है और इससे बने उत्पाद है वही काला सोना कहलाते हैं। क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है इसलिए इन्हें सोना कहा गया। और कैसा सोना? काला सोना। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के पेट्रा अर्थात शैल और ओलियम अर्थात तेल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ क्या हुआ? शैल, तेल है। क्या अर्थ है पेट्रोलियम का? शैल, तेल। अब देखते हैं आगे कि पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश देखिए आप, ये है इराक और ईरान, सऊदी अरब और कतर। आप तो जानते ही हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर, वो क्या है? पेट्रोलियम के उत्पादक देश हैं। अन्य प्रमुख देश भी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। लेकिन जो मुख्य उत्पादक देश हैं वो ये देश ही हैं, मुस्लिम कंट्री हैं। जो भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र, अब भारत में देखिए असम में है डिगबोई, मुंबई में है बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है भारत में पेट्रोलियम का। अब देखते हैं हम आगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है, यानी ये कोई अलग से नहीं मिलती, ये है जो पेट्रोलियम के निक्षेप है उसके साथ ही पाई जाती है तथा अब निर्मुक्त होती है। और मतलब तभी क्या है, ये निर्मुक्त होती है जब हमें पेट्रोलियम मिलता है। जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। कौन कौन से? रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। और भारत में देखिए क्या क्या है। भारत में है जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा,
त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों के प्राकृतिक गैस संसाधन हैं और विश्व के बहुत कम देशों में के पास ही प्राकृतिक गैस के अपने भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है और इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का एक विषय है। जीवाश्मी ईंधनों का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। यानी जैसे एक टुंटी में से पानी टपकता रहेगा तो कभी न कभी तो वो सूख ही जाएगी, उसी तरह जो जीवाश्मी ईंधन है उनका हम अनियंत्रित तरीके से जला रहे हैं तो वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, यानी हम इस संसाधन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। इनका उपयोग हमें कम मात्रा में संभाल कर करना चाहिए जिसके लिए भविष्य के लिए भी संरक्षित रह सके। तो इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। जीवाश्म ईंधनों के विकल्प क्या है? गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो अब आगे देख, यहाँ कुछ रह गया पीछे, इसे देखिए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी जो सीएनजी है एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। जो सीएनजी है वह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करने वाला ईंधन है। अब देखिए जल विद्युत। बांधों में जल वर्षा, जो बांधों में क्या है, वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है। यहाँ देखिए समझाया कि जल विद्युत हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो बांधों में वर्षा जल है अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराया जाता है, संग्रहित किया जाता है और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के जो नीचे टरबाइन है उसके ऊपर गिरता है और घूमता जो ब्लेड है वो जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यही क्या है, जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल है बचता है उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है, यानी जो विश्व की पूरी ऊर्जा को यदि देखा जाए तो उसका 1/4 हिस्सा जल विद्युत से ही उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश देखिए आप कौन कौन से हैं। पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। और भारत में यदि इसके महत्वपूर्ण केंद्र देखें तो हम है भाखड़ा नांगल बांध है जो गांधी सागर बांध है और नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजनाएं इसके महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं भारत में। तो पीछे यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है किस तरह से जल विद्युत पैदा की जाती है। ये देखिए जनरेटर के द्वारा ऊपर से जो ब्लेड है उन पर पानी गिराया जाता है और इस तरह से यहाँ जल विद्युत पैदा हो जाती है और जो जल बचता है उपयोग के बाद उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। अब समझते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। यानी जो परंपरागत स्रोत है उनका आज अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है और एक समय के बाद वो समाप्त हो सकते हैं। इसलिए हम गैर परंपरागत स्रोतों की ओर जो दृष्टि है डाली है, यानी हमें भविष्य के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना होगा जो क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है। तो अब हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले देखिए आप पवन ऊर्जा। हम शुरू में इनके लाभ और हानि जो है दोनों को देखते हुए चलेंगे। पवन ऊर्जा के लाभ देखिए, प्रदूषण मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पन्न की जो कम लागत है इसमें ये सुरक्षित और लाभ भी है। और यदि इसकी हानि पर दृष्टि डाले तो हमें क्या मिलेगा कि ये ध्वनि प्रदूषण करती है। यानी जो पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन चक्की स्थापित की जाती है उनकी ध्वनि बहुत ज्यादा होती है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर है पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है और रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में इनके द्वारा व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और पक्षियों के लिए भी ये हानिकारक होती है। कई बार पक्षी इनसे टकराकर बेचारे मर जाते हैं, इसलिए ये पक्षियों के लिए भी हानिकारक है।
फिर है सौर ऊर्जा, देखिए इसके लाभ क्या है, यह असमाप्त है, यानी ये समाप्त नहीं होगी और प्रदूषण मुक्त है, ये इसके लाभ है। लेकिन जैसे ही हम इसकी हानि देखते हैं, खर्चीली जो है ऊर्जा है, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी भी है। उसी तरह यहाँ ज्वारीय ऊर्जा को देखिए आप, इसके लाभ क्या है, ये भी प्रदूषण मुक्त है और ये भी असमाप्त है। लेकिन हानि क्या है ज्वारीय ऊर्जा से, वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिन है ये। फिर यहाँ परमाणु ऊर्जा देखिए, इसका लाभ तो ये है कि ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करती है, लेकिन जैसे ही हम हानि देखते हैं तो यह एक तो काफी खर्चीली है और दूसरा है रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करती है ये, इसलिए यह हानिकारक है। फिर बायो गैस को हम देखें तो यह कम लागत वाली गैस है, उपयोग में भी आसान है, जैव वर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन इससे होता है। लेकिन यदि इसकी हानि देखें तो वो भी है, वो क्या है, हरित गृह प्रभाव का यह कारण बन जाती है। फिर देखते हैं हम भूतापीय ऊर्जा, इसका लाभ क्या है, स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है और हानि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन इसके द्वारा खर्चीला है। तो ये हमने जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको एक एक करके देखा लाभ और हानि की दृष्टि से। अब हम इनको विस्तृत समझते हैं। सबसे पहले देखिए सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। कैसे करते हैं हम सूर्य ऊर्जा की प्राप्ति, जो सौर सेलें हैं उनके द्वारा ही तो सूर्य से हम उसकी सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले जो उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। यानी जो उष्णकटिबंधीय देश हैं उनके लिए यह एक लाभदायक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां जो सूर्य के प्रकाश की मात्रा है वो काफी अधिक होती है, उसी से तो हमें सौर ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा उपयोग का जो सौर तापक है, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदायों को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। ये आप देख सकते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ एक क्रियाकलाप है, इसे आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगली ऊर्जा देखिए, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, ये हम जानते हैं, जिसे हम पवन चक्की स्थापित करके जो है उत्पन्न करते हैं। यानी पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से ही चला रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। और पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित है। यानी जो पवन चक्की है हम उन्हीं स्थानों में तो स्थापित करेंगे जहां पवन की जो मात्रा है वो काफी अधिक और तेज हवाएं चलती हों। यानी ऐसे स्थान कहाँ होंगे, ये होंगे तटीय क्षेत्र में और पर्वतीय घाटी में। और पवन फार्म है जो अब यहाँ देखिए कहाँ कहाँ है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। तो अब हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, ये प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम, उनके परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन, न कि नाभिकीय संलयन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कौन सी प्रक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से गुजरते हुए उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, ठीक है। और भारत में इसके उत्पादक देखिए आप, राजस्थान और जो झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में पूछ भी लिया है कि जो थोरियम के निक्षेप है वो कहाँ है, वो विशाल मात्रा में है। ये निक्षेप केरल के मोनाजाइट बालू में है। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है।
कि भारत में कहाँ कहाँ है परमाणु ऊर्जा के केंद्र। तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। यहाँ देखिए ये परमाणु ऊर्जा किस तरह से हम प्राप्त करते हैं, ये डायग्राम में दिखाया है। नाभिकीय रिएक्टर लेते हैं, उसमें गर्म ऊर्जा जल जो उत्पन्न होता है, फिर विखंडन द्वारा यहाँ ऊष्मा प्राप्त होती है और टरबाइन का उपयोग होता है जनरेटर, और लास्ट में हमें विद्युत उत्पादन हो जाती है। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वही भूतापीय ऊर्जा है। क्या किसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा? जो ताप ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है यानी भूतापीय है। इसके नाम में ही आपको दिख रहा है कि भू यानी पृथ्वी का इसमें प्रयोग होता है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी जो है यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है, यानी इतनी ज्यादा पृथ्वी के अंदर गर्मी हो जाती है, इतना तापमान बढ़ जाता है कि भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में यह प्रकट होती है और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। और इसी को हम क्या है शक्ति जो है उत्पादन करने में प्रयुक्त करते हैं। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने और ऊष्मा के रूप में पैदा की जाती है। यहाँ डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना आप देख सकते हैं। फिर ये भूतापीय ऊर्जा, ये देखिए पृथ्वी के अंदर की जो तापमान उच्च तापमान है यानी गर्मी है, उसी का उपयोग करके हम यहाँ भूतापीय ऊर्जा बना रहे हैं। ये आपने समझ लिया। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। कौन सा देश है? यूएसए। उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। और भारत में हम देखेंगे भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख के पुंगा घाटी में है। ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख के पुंगा घाटी में स्थित है। अब देखिए ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसके भी नाम से स्पष्ट होता है जो ज्वार से उत्पन्न हो ऊर्जा वही ज्वारीय ऊर्जा है। इस ऊर्जा का जो विदोहन है समुद्र के संकरे मुहाने के बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। ये देखिए ये डायग्राम में आपको समझाया गया है। ये जनरेटर टरबाइन का उपयोग करके जो उच्च ज्वार उठते हैं उनकी शक्ति का उपयोग करके ही हम इसमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर समझते हैं बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस किसे कहते हैं दोबारा समझिए क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। जैविक अपशिष्ट जैसे कौन कौन से हैं? मृत पौधे हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, पशुओं का गोबर है, रसोई के जो अपशिष्ट हैं को गैसीय ईंधन में बदला जाता है और यही क्या है? बायोगैस है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है। यानी किन गैसों का इसमें उपयोग होता है? मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें हमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, यानी ऊर्जा की बचत ही क्या है? ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और भविष्य ऊर्जा के जो है भविष्य को सुनहरा बनाए। यानी हमें ऊर्जा को इस तरह उपयोग करना चाहिए कि ये हमारी आज की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की जो आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखा जाए, यानी उन्हें भी इसका उपयोग करने का मौका मिले, वो भी अपने जीवन को इससे सरल बना सकें। यहाँ देखिए बायोगैस को जो डायग्राम है किस तरह बनाते हैं वो दिखाया गया है। इसमें जो है खाद उर्वरक डालते हैं, ये गैस टैंक है और फिर इसमें हमें लास्ट में ईंधन के रूप में बायोगैस प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसमें हमने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को अच्छी तरह से समझा, उनके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, वो किस तरह से उत्पन्न होते हैं, उनके विश्व में स्थान कौन कौन से हैं जहाँ वो पाए जाते हैं और विशेष रूप से भारत में किन स्थानों पर उपलब्ध हैं,
इन सब को इस चैप्टर में समझा। आप इसे रिवाइज करिए बार बार, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ज्योग्राफी का यदि हमें बेसिक ज्ञान नहीं होगा तो हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।